स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास की कड़ी में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया भारत के लिए एक दूसरा बड़ा एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और ये अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। यह अधिनियम दोस्तों जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर थी, ब्रिटिश संसद की नज़र या ब्रिटिश सरकार की नज़र जो है कंपनी की गतिविधियों पर निरंतर बनी हुई थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक के बाद एक कानून बनाने लगी। तो उन कानूनों के दौर में ये दूसरा कानून था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये 1784 में पास किया गया। एक तो पहला जो प्रश्न बनता है कई बार सन में, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? 1784। इस अधिनियम के द्वारा EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया गया। सबसे जो बड़ा पॉइंट है दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम है या शासन था उसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग कौन से वो हम देखते हैं। नियंत्रक मंडल जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं और एक निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी BOC और BOD, दो ब्रांच बनाई गई। अब क्या है ये दो ब्रांच के काम देख लेते हैं हम। BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल देखते हैं। इसमें कुल 6 सदस्य का प्रावधान था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया? 6 सदस्य। उनमें से 2 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य, यानी इस प्रकार 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये राजनीतिक कार्य के देखरेख के लिए या जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, राजनीतिक कार्यों की निगरानी करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे BOC या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जा सकता है। और इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति हैं, अपॉइंटमेंट हैं, वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होती थी। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सम्राट कह सकते हैं हम। फिर देखिए इसके जो कार्य हैं वो हैं राजनीतिक कार्य। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करें। ये जो हैं एक तरीके से राजनीतिक गतिविधि, अगर शॉर्ट में आप कीवर्ड्स बनाना चाहें तो राजनीतिक गतिविधियों के कंट्रोल के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। फिर देखिए निदेशक मंडल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग और उनका कार्य राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रण का था। अब देखते हैं निदेशक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्यों की देखरेख करने के लिए, यानी कंपनी की जो गतिविधियां हैं दो भागों में बांट दी गई, व्यापारिक और राजनीतिक। राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही इसके सारे अधिकार बने रहे। इनकी नियुक्ति भी कंपनी के द्वारा होती थी और इनकी जो नियुक्ति का जो आधार था वो अंशधारिता था, यानी शेयर कितना है, किसका कितना शेयर है, उस आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टरों की नियुक्ति होती थी और ये नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही रखी गई है। तो इस प्रकार से दोहरा शासन हो गया दोस्तों। दोहरा मतलब शासन को या जो कार्य हैं शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया, राजनीतिक शक्ति और व्यापारिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, वो एक अलग संस्था बनी वही देखती है, और व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए एक और अलग आयोग या संस्था स्थापित की गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इनके पास में व्यापारिक एकाधिकार बना रहा है, यानी व्यापारिक एकाधिकार पूरी इस कंपनी के पास रहे कि कोई और वहाँ ब्रिटेन से आके वहाँ कोई भारत में कोई जो है व्यापार नहीं करेगा। पूरे व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब एक कंपनी का अधिकार। इस पूरे क्षेत्र में व्यापार कौन करेगा, किसके कंट्रोल में होगा, किसको अनुमति दी जाएगी, इस सब का जो अंतिम निर्णय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रखा गया। और ब्रिटिश सरकार के हाथ में कौन से गए? सैन्य और राजस्व मामले। और यह जो दोहरा शासन है यह 1858 ईस्वी तक यही स्थिति बनी रही। तो कई एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था कब शुरू हुई और कब तक चली, तो 1858 तक ये सिस्टम चलता रहा। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं कि कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी इस क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश भारत का नाम दिया गया। ब्रिटिश आधिपत्य वाला भारत, यानी वो भारत का वो क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या ब्रिटिश भारत शब्द का उल्लेख कौन से अधिनियम में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 1784 के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो नियंत्रण लगाने के लिए जो एक्ट आया, उस एक्ट में। फिर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के का जो गवर्नर जनरल था, उसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थी दोस्तों, उसमें 4 सदस्य रखे गए थे गवर्नर जनरल के अतिरिक्त। अब वो सदस्य संख्या गवर्नर जनरल के अतिरिक्त जो है वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई, यानी 3+1। और इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे BOC कहा गया, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल कर रहा था। इसका मुख्य कार्य डायरेक्टरों की जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करना, यानी नीतियां अपने राष्ट्रीय नीति या विदेश नीति के तहत उन नीतियों को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना, जिससे राष्ट्रीय हितों को फ़ायदा मिले। तो ये था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। जितने भी बड़े बड़े प्रावधान हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हमने यहाँ पर चर्चा की है। संवैधानिक विकास का जो दौर है, हम धीरे धीरे सारे अधिनियम करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और निश्चित तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते लगभग, तो डरने की ज़रूरत नहीं। आप इन्हें अच्छे से देखें, इन चीज़ों को आप नोट कर लें, और कोई भी एग्ज़ाम हो मैं आपको यहाँ तक बताऊँगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सारा जो मेरा अनुभव है या जो मेरा तरीका है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।